नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे गांव के हेल्थ सिस्टम की। कोरोना की दूसरी लहर ने शहरों के साथ ही गांव में भी कोहराम मचा रखा है। दूर दराज के गांव तक कोरोना संक्रमण ने अपनी जगह बना ली है। अचानक से गांव में आई इस आपदा ने गांव के हेल्थ सिस्टम का सच एक बार फिर से उजागर कर दिया है। गांव में जागरूकता की कमी और इलाज के अभाव में हजारों ग्रामीणों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ग्रामीण नीम हकीमों के चक्कर में जान गंवा बैठे। ऐसे में आपको बता दें कि अस्पताल और दवाइयों के नाम पर महज खानापूर्ति ही दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो गांव हैं उनके हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गांव के हेल्थ सिस्टम को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। गांव में ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस तक के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए अपग्रेड करने का सुझाव भी दिया गया है, यानी कि ग्रामीणों को भी सेहत के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़े। हालांकि योगी सरकार ने पहले से ही गांव को कोरोना के कहर से बचाने के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले को गांव में ही लागू कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 2200 एम्बुलेंस महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई है। विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति भी बना दी गई है। जाहिर है कि गांव में संक्रमण के खतरे को देखते हुए तमाम सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त आखिर कैसे किया जाए। कोरोना से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाए। सवाल यह भी है कि सरकारें हाईकोर्ट के सुझावों पर कितनी गंभीरता से विचार करेंगी। गांव के हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करें, उसको लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाया जाएगा, इस पर विशेषज्ञों की राय भी लेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर किस तरह से गांव के हालात बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की सुनामी ने इस बार गांव को भी नहीं बख्शा। देश के तमाम शहरों में चीख पुकार मची तो गांव में भी कोरोना संक्रमण अंदर तक घुस गया। दूसरी लहर ने गांव तक में कोहराम मचा दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गांव कोरोना की मार से कराह रहे हैं। अहमदाबाद के चरोडा गांव में बीते 15 दिन में कोरोना से 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे गांव में भी दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी दूसरी लहर में कोरोना से गांव में भी हाहाकार मचा हुआ है। ज्यादातर लोग जानकारी और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी 80% से ज्यादा मामले गाँव से आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल झारखंड का भी है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सक्रिय हैं। ग्रामीण नीम हकीमों के भरोसे हैं। उत्तराखंड के गांव में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ज्यादातर गांव में लोग सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से भी पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने गांव में स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। मसलन योगी सरकार 4 महीने में चिकित्सीय ढांचा सुधारे, 5 मेडिकल कॉलेजों को SGPGI स्तर का संस्थान बनाए, 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम में 40% बेड ICU हो, इन नर्सिंग होम में 25% वेंटिलेटर हो, 30 बेड वाले नर्सिंग होम में ऑक्सीजन प्लांट हो, B और C ग्रेड के शहरों को कम से कम 20 ICU एम्बुलेंस दी जाए, गांव में भी एम्बुलेंस का पूरा इंतजाम किया जाए, गरीबों को वैक्सीन देने वाले लोगों को आयकर छूट मिले। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही योगी सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों को ऑक्सीजन की कमी से बचाने के लिए बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डॉक्टरों का इंतजाम किया जा रहा है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले को गाँव में भी लागू कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 2200 एम्बुलेंस महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति भी बना दी गई है। जाहिर है गांव में संक्रमण के खतरे को देखते हुए तमाम सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को और दुरुस्त कैसे किया जाए। कोरोना से निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाए। हाईकोर्ट के सुझाव दूसरे राज्यों को भी मानने की दरकार है। देखना होगा कि सरकारें इन सुझावों पर कितनी गंभीरता से काम करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन सरकारें उसे कैसे गंभीरता से लेती है या फिर नहीं लेती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से गांव का हाल है, उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है।
हमारे साथ इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सपा के स्पोक पर्सन हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आशीष सिंह जी जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। और डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, अपोलो हॉस्पिटल से सीधे हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा दिनेश जी आपसे है, क्योंकि कोविड ने जाहिर तौर पर सरकार के सामने कई चुनौतियां ला दी है, कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। सर, अब जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी आज टिप्पणी आई, कई सुझाव दिए, इन सुझावों को आप कैसे देखते हैं और कितना जरूरी समझते हैं इन्हें अमल में लाना? नेहा जी, जो आज हाई कोर्ट इलाहाबाद की टिप्पणी आई है उसको हमारी सरकार, हमारी पार्टी उसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। और कोई भी रचनात्मक सुझाव सिर्फ न्यायालय की तरफ से नहीं, कहीं से भी अगर कोई रचनात्मक सुझाव आता है तो सरकारों को उसको गंभीरता से लेना भी चाहिए। और टिप्पणी आने के पहले भी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप देखिए तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आप तुलना कर लीजिए नेहा जी। बाकी लोग हो सकते हैं कि अपने ऑफिस में बैठ के चला रहे हैं कैसे कोविड के नियंत्रण किया जाए, मीडिया के सामने आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे होंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप देखिए तो आज वो भी जिलों में जाकर वो कैसे दौरे कर रहे हैं, वहां की समीक्षा कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। आज चाहे वो सहारनपुर का मामला हो, चाहे मुरादाबाद का मामला हो, या आज चाहे लखनऊ का मामला हो। अगर पत्रकारों के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने गए तो हाई कोर्ट में भूल होने गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद उनको वहां भी एक सुझाव मिला कि यहाँ की डिस्पेंसरी जो है इसको भी अगर हम कोविड सेंटर के रूप में विकसित कर दें तो शायद बेहतर होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा तुरंत प्रस्ताव हो, तुरंत जस्टिस ने कहा कि इसकी पत्रावली बना के भेजी जाए। और हमारी सरकार की तत्परता देखिए कि कैसे, और हम नहीं, आज तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कोरोना महामारी को रोकने का काम कर रही है स्तर पर, उसको लेकर चाहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो, उन्होंने सराहा है। आप देखिए तो मुंबई हाई कोर्ट ने योगी सरकार की जो बच्चों को लेकर जो भी नीतियां बनाई हैं, ट्रिपल टी की बात जो अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे, पेड टेस्ट और ट्रीटमेंट की बात, उसको लेकर कैसे योगी सरकार की सराहना की है। और मुंबई महाराष्ट्र सरकार को भी नसीहत दी है कि क्या महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा कर रही है। तीसरी चीज, नीति आयोग ने भी सराहना की है। लेकिन मैं ये कहते हैं कि हमारी सरकार किसी सराहना से बहुत उत्साहित नहीं होती है और किसी टिप्पणी से हम विचलित भी नहीं होते हैं। निश्चित तौर पर आज हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, और हमारी सरकार उस तरह के दिशा निर्देश पर पहले से ही उस पर पालन कर रही है। लेकिन आज हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी और गति आएगी। ठीक है मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई अहम सुझाव दिए हैं, जाहिर तौर पर उस पर अमल करने की जरूरत है। लेकिन योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से गांव-गांव तक टेस्टिंग की जा रही है, जिस तरह से ट्रैकिंग हो रही है और ट्रीटमेंट जिस तरह से चल रहा है, क्या वाकई आपको लगता है कि उसमें और रफ्तार लाने की जरूरत है? क्योंकि एक तरफ WHO तारीफ कर रहा है योगी सरकार की, नीति आयोग अगर तारीफ कर रहा है योगी सरकार की, तो क्या समाजवादी पार्टी भी मानेगी कि बेहतर तरीके से काम हो रहा है, या फिर जिस तरह से आप लोगों की तरफ से टिप्पणी आ रही है कि राम भरोसे हैं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, उसी पर आप कायम रहेंगे? नेहा, हमारी ये टिप्पणी नहीं है। अगर आपको ठीक से बताना चाहेंगे कि ये टिप्पणी हमारी नहीं है, ये टिप्पणी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है। और इनके WHO ने क्या प्रशंसा किया नहीं किया, उस पर जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा काफी को कि अगर आप गांव के मरघटों का और शमशानों का अगर आप भ्रमण करेंगे तो ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर हालात सही खराब है किसी प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में। और दैनिक भास्कर ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा भी, और कई सारे आपके भी चैनल में, कई सारे जो जनमुखी चैनल है, वो क्या हालात है कि उत्तर प्रदेश के माँ गंगा के किनारे लाशों का ढेर लगा हुआ है। और मैं तो खुद गांव से आपसे बात कर रहा हूं, गांव के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जी ये कनेक्शन चला गया आपका। गांव के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या गांव के किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हाई कोर्ट ने जो इलाहाबाद ने कहा है कि आप कम से कम वहां लैब स्थापित करिए, ग्राम सभाओं में 2 एम्बुलेंस विद ICU दीजिए, B ग्रेड और C ग्रेड के शहरों के 20-20 एम्बुलेंस। तो जो साथी भी आपके पैनल पर बैठे हैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि क्या
हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है इसको आप कितने दिनों में पूरा करेंगे। और इनको ठीक से जानकारी नहीं है। हाफकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर मौत के आंकड़े को किसी सरकार ने छिपाया है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने छिपाया है। और सबसे ज्यादा कुप्रबंधन और कुव्यवस्था अगर किसी सरकार में है तो योगी आदित्यनाथ जी के ही सरकार में सबसे ज्यादा कुव्यवस्था और कुप्रबंधन है। आपने देखा होगा और आपने जो देखा होगा कई सारे अस्पतालों में न वेंटिलेटर है न लैब है और इनका टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट फार्मूला नहीं है। इनका जो योगी आदित्यनाथ जी का जो फार्मूला है वो ये है कि नो टेस्टिंग, नो ट्रेसिंग और नो ट्रीटमेंट, नो रिजल्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, जल्दी से दिनेश जी। ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए, मैं तो गाँव में रहता हूँ, आपको बता ठीक रहा है। हूँ। मनोज बहुत सारे जब आप गाँव में जाएंगे तो गाँव की हर गली नेहा जी, अभी जो मनोज जी कह रहे हैं मैं भी जब चर्चा कर रहा हूँ तो मैं भी मनोज जी गाँव में ही बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूँ। बर्बारियों को मेरा जरा सुनिए मनोज जी, आप सुन लीजिए मनोज जी सवाल उठाने से सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। मनोज जी लौटेंगे आपके पास। दिनेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इसको सपा और भाजपा नहीं करना चाह रहा था नेहा जी। ये वैश्विक महामारी, इसमें सारे लोगों को साथ में आकर इस पर काम करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन जब मनोज जी ने उसको भाजपा और सपा कर ही दिया है तो मनोज जी से मैं पूछता हूँ, इसके पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को स्वर्ग जैसा बना दिया था। इस पीएचसी और सीएचसी की बात कर रहे हैं मनोज जी, या जिस भी अभी नर्सिंग होम की बात करेंगे मनोज जी, क्या समाजवादी पार्टी के शासन में क्या सारी रामराज की व्यवस्था थी या योगी आदित्यनाथ जी के आते ही सारी व्यवस्था धाराशाही हो गई? आज तो और किस रामराज की बात आप कर रहे हैं वो तो सारे लोग चाहते हैं कि रामराज को। और योग चर्चा मनोज जी मैं आपके शब्द में एक बीच नहीं बोला, जरा सुनिएगा, एक शब्द नहीं बोला, जरा कान का इस्तेमाल करिए, सुन लीजिए एक एक करके अपनी बात रखिए। नहीं ऐसे नहीं। प्रदेश में कहीं भी एक मेडिकल कॉलेज या मनोज जी जरा कान का कहीं इस्तेमाल योगी करेंगे तो अच्छा जवाब दे आदित्यनाथ पाएंगे। जो एक-एक करके से बात रखिए। जी। जो तथाकथित और सदम साधु है वो साधु नहीं है। कोई भी साधु इतना निष्ठुर और निर्मम नहीं हो सकता। साधुता का गुण विनम्रता होता है और तरीका ही नहीं आपको चर्चा तो वो कैसे की जाती साधु है तो मनोज है जी, नहीं। पहले दिन चला गया। पहले तथाकथित साधु से आप ये पूछ लो कि 4 सालों में कहीं कोई हॉस्पिटल बना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिनेश जी अपनी बात रखिए। मनोज जी फिर लौटेंगे आपके पास, अभी आप सुनिए धैर्य के साथ। ठीक है दिनेश जी। मेरा धैर्य और विनयशीलता तो सर सुन लीजिए, सर सुनने की भी तो है ना, सुनने की क्षमता रखिए सर। जब आप सवाल खड़े कर रहे हैं सुनने की क्षमता रखिए ना मनोज जी। सिर्फ झूठ, अब योगी जैसे लोग जब झूठ बोलेंगे तो दिनेश को झूठी के मनोज जी, मनोज मैं जी, इनसे कह रहा हूँ मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, मनोज जी सर सुन लीजिए। जब आप सवाल खड़े करते हैं उसके बाद उसका जवाब भी सुन लीजिए ना सर, तभी तो फायदा है सवाल खड़े करने का। सवाल है कि अगर विगत 4 सालों में योगी आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने कोई एक हॉस्पिटल बनवाए हो तो दिनेश भाई अब सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना सवाल खड़े करने के बाद जवाब जल्दी से जवाब दीजिए दिनेश जी, जल्दी से रखिए अपना मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तरीका नहीं होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनता आपको कम सुन से रही है, कम देख सच रही तो है, रखिए ना। आपके चरित्र को देख रही है, समाजवादी पार्टी के बहुत चरित्र को। ठीक है, गंभीर विषय पर चर्चा रखिए कर रखिए रहे अपनी बात। मैं दिनेश जी कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था जो है विगत 6 दशकों में नहीं सुधर पाई। आज योगी आदित्यनाथ जी आए भी, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। वो फील्ड के माहिर आदमी है, डॉक्टर आशीष सिंह जी है, बताएंगे। इसके पहले आज हमारी सरकार कैसे पूरी तत्परता से काम कर रही है। चाहे पूर्वांचल में जो बीमारी बच्चों के लेकर थी उस पर देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे किया। आज हमारी सरकार, आज हाईकोर्ट ने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के पीएचयू को छोड़कर जो बाकी बड़े महानगर हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आगरा हो, इनके जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको भी पीजीआई, एसपीजीआई के स्तर पर ले को भी कहा 5 आपने पहले जो हाईकोर्ट का जो डॉक्टर आशीष, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर साहब का रुक कर लेते हैं, उसके बाद फिर लौटेंगे आपके पास। मनोज जी आपके पास भी लौटेंगे। ठीक है दिनेश जी, ठीक है ठीक है। और आप वो भी ठीक से अध्ययन नहीं किया है तो किस तरह से प्रवक्तागिरी चलेगी आपका मनोज जी? ये संस्कार है आपका, आपकी पार्टी। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं आप, ठीक मैं ये कह रहा हूँ ठीक, एक दूसरे पे निजी व्यक्तिगत हम, ठीक है सर, एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले मत करिए, निजी हमले मत करिए। ठीक है डॉक्टर आशीष सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है उसके अंदर अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सुझाव सामने आए हैं सर, उसे जमीनी स्तर पर उतारना सरकार के लिए कितनी चुनौती वाली चीज है या फिर कितना मुश्किल ये काम है अभी मौजूदा हालातों को देखते हुए? देखिए प्रॉब्लम ये है कि
जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, मेरा भी ये मानना है कि थोड़े से हम कहीं पे ये लेट हो गए हैं उन स्टेप्स को लेने में। जो कोर्ट के सजेशन आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकली वो कितना इम्प्लाई कर सकते हैं, कितना वो अच्छे तरीके से उस जगह तक जो इंटीरियर है एक्चुअली, मैं छोटे मोटे गाँव की, मैं बड़े गाँव की बात नहीं कर रहा, बट जो एक्चुअल इंटीरियर है वहां तक वो कितने उसको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, बात उसकी है। कुछ चीजें जो हम भूल रहे हैं इसमें वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज देने से या सेटअप करने से, हॉस्पिटल सेटअप करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर आप 25 वेंटिलेटर्स भी, मैं कह रहा हूँ 100 वेंटिलेटर्स भी लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वेंटिलेटर्स को ऑपरेट कौन करेगा, उसके लिए भी तो आपको आदमी मैन पावर चाहिए। बिल्कुल। एक चीज, दूसरी चीज ये इम्पोर्टेंट है कि जिन डॉक्टर्स को आप वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाएंगे, जो डॉक्टर्स ऑलरेडी वहाँ पर है, उनको फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। पीपी किट अवेलेबल है, मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइजर अवेलेबल है। गांव की स्थिति जाकर देखिए, हाथ धोने के लिए साफ पानी तक अवेलेबल नहीं है। तो हमको इन चीजों के ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि आगे हम कैसे करें। बहुत जरूरी है कि जो लोग गांव से पलायन करके शहर की तरफ ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, क्या उनको फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है शहर में आने के बाद भी, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दवाइयाँ, जो पैरासिटामोल मामूली दवाई जो 10 रुपए की होती है, उसको 200 रुपए में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें पैरासिटामोल 200 रुपए की मिल रही है। इन सब चीजों को भी हमें रोकना पड़ेगा। दवाइयों की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या समय पर इंटीरियर से हम लोग दवाइयाँ पहुंचा सकते हैं। इन सब चीजों को भी, जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो कितने अच्छे से इम्प्लाई कर सकते हैं, हमारे पास कितनी मैन पावर है, हम उन सब चीजों को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। हर जगह की अपनी लिमिटेशन है, बट उन लिमिटेशन को हम कैसे क्रॉस करेंगे, जरूरी यहाँ पर ये है देखना। ठीक है, उन सुझावों की बात करते हैं सर, क्योंकि हम इसे राजनीतिक बहस नहीं बनाना चाहते, राजनीतिक डिबेट नहीं बनाना चाहते और एक दूसरे पर आरोप लगाकर जाहिर तौर पर समय को भी व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। हम एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं इस डिबेट के जरिए कि अगर कहीं खामियां हैं, कमियां हैं इस महामारी के दौर में, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उसे पाटा जा सकता है और हर किसी को कैसे सहूलियत मिल सकती है, कैसे फैसिलिटीज मिल सकती है। डॉक्टर अनीता रमेश, मेरा आपसे एक सवाल है सर। मैम, ये कहा गया है कि 20 बेड वाले सभी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों में 40% बेड आईसीयू के लिए रिजर्व रखे जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? और अगर हाँ, तो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, कहाँ पे दिक्कतें आ सकती है? अभी जो रूल्स आया है हमको बेड रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट का है। हमारा तमिलनाडु में जो जिस हॉस्पिटल कोविड ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल ले रहे हैं सबको वो करना पड़ता है। क्या होता है कि अलग से बेड रखना पड़ता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, दवा भी चाहिए और उसके साथ साथ बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यस, आपने एक सही ढंग से बताया, इट्स डिफिकल्ट इन दिस टाइम बिकॉज काफी हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स भी पॉजिटिव है, नर्सेस भी अभी पॉजिटिव है, इवन हेल्थ केयर वर्कर्स, इवन जो हमारा हाउस कीपिंग उसमें भी काफी आदमी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो शॉर्टेज ऑफ लेबर है, ड्रग्स का भी शॉर्टेज है, ऑक्सीजन का भी शॉर्टेज है, बेड का भी शॉर्टेज है। बट अरेंजमेंट सब हॉस्पिटल कर रहे हैं बिकॉज हमारा अभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी इलाज करना है, मरीज को इलाज देना है। समवॉट दे आर मेकिंग अरेंजमेंट टू मेक द आईसीयू रेडी बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमको अभी ये करना चाहते हैं। इवन स्मॉलर हॉस्पिटल्स, इवन नर्सिंग होम्स अभी तमिलनाडु चेन्नई में है, सब अभी कन्वर्ट हो गए कोविड सेंटर के लिए। तो डिटेक्शन भी चल रहा है, सीटी स्कैन भी है और इंडिविजुअल रूम्स को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं कि एटलीस्ट कम ऑक्सीजन है, सिस्टर है, डॉक्टर है, मेडिसिन है, लाइन है, हम पेशेंट दे करके तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। तो कंप्लीट सेटअप ऑफ आईसीयू नहीं है, बट somewhat little ICU, everybody is making arrangements. So सारा whole of the city and other parts of Tamil Nadu, सब नर्सिंग होम सब कुछ अभी कन्वर्ट करने, दे आर ऑन द स्टेप एंड प्रोसेस। कुछ हॉस्पिटल कर चुके हैं, कुछ हॉस्पिटल अभी बिल्कुल करने की जरूरत है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर आशीष आपसे है मेरा कि गांव और कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैथोलॉजी लैब बनाई जाए, ये भी कोर्ट ने एक सुझाव दिया है जिससे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट्स आ सके और ये तय हो सके कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव है। सर, ये जो सुझाव है वो कितना आप अहम मानते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा टेस्टिंग होगी, ट्रैकिंग होगी तो उसके जरिए बहुत हद तक कोरोना को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? देखिए, ऑफकोर्स अगर टेस्टिंग और ट्रेसिंग होती है तो कोविड को हम लोग कंट्रोल करा जा सकता है, बट प्रॉब्लम मैं अगेन फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास इतनी मैन पावर, इतनी किट
और खासकर इंटीरियर के अंदर अवेलेबिलिटी होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जरूरी है लैब सेटअप हो और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ सेटअप हो। जो लैब टेक्नीशियन है उनको भी प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मेरा फ्रंट लाइन वर्कर ही इन्फेक्टेड हो जाएगा तो मैं काम किससे करूंगा। हमने ऐसे पीछे भी बहुत सारे न्यूज सुने थे जहाँ पर मुझे याद नहीं किस स्टेट में रिलेटेड था कि वहाँ से माली लेकर वो टेस्टिंग कोविड की लिए कर रहे थे, जो सैंपल्स लेने थे। अब इस तरह की स्थितियों में आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह के टेस्ट के रिपोर्ट आएंगे, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो रहा है। तो हमको बैठकर गंभीरता से पूछने की जरूरत है कि जो भी हम सेटअप करेंगे उसके साथ पूरी फैसिलिटीज देना अवेलेबल होना चाहिए। मैन पावर उनका अवेलेबल होना चाहिए, किट प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे को ये भी देखना होगा कि हम कितनी जल्दी इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आज एक कोविड पेशेंट की रिपोर्ट चेक करा था, अगर उसका आने में ही 5 दिन लग जाएंगे तो मेरे लिए वो कोई फायदा नहीं। जाहिर तौर पे ये और ज्यादा समस्या है कि अगर 5 दिन बाद रिपोर्ट आएगी और उसे पता चलता है कि वो पॉजिटिव है तो 5 दिनों में तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोरोना फैला चुका होगा। तो जाहिर तौर पे ये भी एक बड़ी समस्या है। एक सवाल मेरा आपसे दिनेश जी कि जिस बात का जिक्र अभी मैं डॉक्टर आशीष जी से कर रही थी, सर ये गांव और कस्बों में अगर और सामुदायिक केंद्रों में अगर लैब हो तो जाहिर तौर पर टेस्टिंग बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, बहुत ज्यादा संख्या में होगी और इससे कोरोना को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन समस्या बता रहे हैं डॉक्टर आशीष कि मैन पावर की समस्या है, फैसिलिटीज की समस्या है जो कि डॉक्टर्स को नहीं मिल पाती है। सर इस समस्या को दूर करना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए मैं सुना भी, डॉक्टर अनीता को भी मैंने सुना और डॉक्टर साहब को भी मैंने सुना। अच्छा दोनों लोगों का साथ, इसी ने भी भाई अच्छी बात कही। लेकिन देखिए अपने यहाँ पहले कोरोना के क्या स्थिति थी? अपने इसी देश में पीपी किट का निर्माण नहीं होता था। अपने यहाँ टेस्टिंग लैब नहीं, 2 टेस्टिंग लैब थे। आज 1400 टेस्टिंग लैब हुए कि नहीं? लोग मिले कि नहीं? नहीं सर, हम गांव की बात कर रहे हैं सर। देखिए जरा एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं नेहा जी वहीं आ रहा हूँ। मैं गांव में हूँ, मैं गांव में रहता हूँ। अपने यहाँ भी CSC है, वहाँ लैब्स है, लेकिन कोरोना के लैब्स के लिए जिसकी बात अभी कर रहे हैं अभी भी वो रिपोर्ट बाहर भेजनी पड़ती है। सरकार देखिए 2 तरह के प्लान, हो सकता है डॉक्टर साहब मुझसे सहमत होना, सरकार जो काम करी 2 तरह के प्लान होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान में यह है कि कैसे अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को हम बेहतर कर सके। इसके लिए समय लगता है। जैसे सरकार करे कि हर 3 जिलों पर एक मेडिकल कॉलेज। अभी जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, मैं प्रतापगढ़ जनपद में बैठा हूं। हमारे यहाँ कोई केस आता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम लखनऊ भागते हैं या प्रयागराज भागते हैं या BHU भागते हैं। हमारी सरकार नहीं, ना भागना पड़े, हमको सिर्फ अपने यहाँ हमारे जो हॉस्पिटल हैं क्या हम उनको और ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं? उनको मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे हम हर 3 जिलों पर मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं। सरकार उस पर काम करे। हर जिलों में क्या ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो सकती है और सरकार उस पर काम करे। और जो चिंता डॉक्टर आशीष की चिंता लाजमी है, ये जो वैश्विक महामारी आई इस पर एक समय में हमको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ी और सरकार ने इसीलिए कहा है कि हमारे जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, जो रिटायर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे अभी नर्सिंग के क्षेत्र में स्टूडेंट लगे हुए, उनकी भी सेवाओं हमको लेना है। और अभी डॉक्टर अनीता कह रही थी लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, घर परिवार को छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं भी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन ठीक है मनोज जी, सवाल इस बात ठीक है सर, नियत है और नेतृत्व है। इस बार भी हम इस पर विजय हासिल करेंगे और डॉक्टर साहब और सारे लोगों की बदौलत। ठीक है मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, अक्सर हम देखते हैं, अक्सर देखा जाता है सर, ये किसी सरकारों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ना ही बीजेपी सरकार की बात कर रही हूँ, ना ही सपा सरकार की बात कर रही हूँ जब आप पहले भी सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर्स, ये तो चलिए महामारी आ गई, एकदम से आई, अचानक आई और सरकारों को वक्त नहीं मिला तैयारी करने का। हालांकि 1 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, इस वक्त तो तैयारियां बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखने के लिए हमें मिलता है कि डॉक्टर्स नहीं रहते अस्पतालों में, पद खाली रहते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद नई नियुक्ति नहीं हो पाती है। ये जो समस्या है उससे सीधे सीधे अगर दिक्कतें होती है तो आम जनता को होती है, मरीजों को होती है, जो लोग अस्पतालों का रुख करते हैं उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ता है। ये समस्याएं क्यों होती है? ये दिक्कतें क्यों है? कहाँ खामियां रहती, कहाँ कमियां रहती है मनोज जी? समाचीन सवाल है नेहा आपका कि ये खामियां क्यों? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने पूछा दिनेश जी से कि अगर मेदांता माननीय अखिलेश जी ने बनाया है, लोहिया संस्थान नेताजी ने बनाया है, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी ने बनाया है, लखनऊ शहीद पथ पे आपको कैंसर हॉस्पिटल अखिलेश जी ने बनाया है, और गांव गांव में 108 नंबर जो एम्बुलेंस हमारी पूर्ववर्ती सरकार में दी गई थी
वही अगर सुचारू रूप से ये सरकार कोई विद्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण राजनीतिक कार्य न करती, अगर उसको भी सुचारू रूप से चलने देती तो आज लोगों को ज्यादा राहत। लेकिन जब ये समस्या, जैसा कि आपने प्रश्न किया, ये समस्या तब खड़ी होती है कि जब आप बुनियादी सुविधाओं को और बुनियादी जरूरतों को छोड़ के योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जब हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, जब मंदिर मस्जिद चिल्लाने लगते हैं, जब चले जाते हैं केरल और कर्नाटका की राजनीति पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जब अपने यहाँ संक्रमण सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, तब बंगाल में जाके राजनीति करेंगे। और जिस जनता ने, जो हिंदुस्तान की पवित्र जनता ने पीएम केयर फंड में जो रुपए दिए, उसका जब हिसाब देने से जब फकीर कतराते हैं, पैसा तो ले लेते हैं लेकिन जब हिसाब देने से कतराते हैं और पहले भाषण ये देते हैं कि हम चवन्नी का हिसाब देंगे, तब ये समस्या खड़ी होती है। जब आप बुनियादी जरूरतों पे बात न करके धार्मिक किसी चीज को धार्मिक करना चाहते हैं, ये दुनिया में पहला ऐसा देश होगा कि जहां इस महामारी को भी आपके भी चैनल ने दिखाया और आप जैसे पत्रकारों ने भी सवाल खड़े किए कि इस महामारी को एक दौर था कि एक जाति संप्रदाय से देखा गया। और आपने ठीक सवाल किया कि विगत एक साल जो कोरोना से, जो पहली लहर के बाद जो राहत मिली, तो उसमें सरकार ने अपने जीत के डफली पीटने के बजाय अगर ये स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको अगर दुरुस्त करने का काम किया गया होता, चुनाव जीतने और हेलीकॉप्टर खरीदने और अपने सेंट्रल विस्टा जैसे महल बनाने के बजाय अगर मोदी और योगी जी अगर लोगों के जीवन, ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल जो था आप उसका जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर के बाकी सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेन सवाल जो था उसका जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। डॉक्टर शहीद हो गए, कितने सारे शिक्षक शहीद हो गए। आज देश में हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि आंकड़े छिपाए गए हैं, कम से कम। सर ये आज की स्थिति नहीं है ना सर, मैं ये जो मेरा सवाल है वो आज के परिदृश्य में नहीं है सर, मैं तो पहले की भी बता रही हूँ। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो राजस्थान की भी बात कर रही हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश की भी बात कर रही हूँ, मैं तो गुजरात की भी बात कर रही हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ सर। मैं सभी के संदर्भ के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर कहीं इन्होंने एम्स बनाया हो, कहीं इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हो, विगत 7 साल में मोदी जी की सरकार ने जितना सेंट्रल विस्टा बनाने पर जोर है, उतना अगर हॉस्पिटल बनाने पर और दिनेश जी एक सेकंड, 1 करोड़ वैक्सीन अपने देश के बच्चों की बाहर भेज दी गई। ठीक है दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते मनोज जी। कुछ अध्ययन करके आते हैं कि नहीं आते हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने कोई एम्स बना, 2 डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनकी सरकार में मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री थे, उस समय एक एम्स बना था, कहाँ बना? अपने घर पे बनवाया। और आपको जानकारी ही नहीं मनोज जी। आप कहीं उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल बनाए हो तो बताइए ना, कान का इस्तेमाल करिए, मुंह का इस्तेमाल नहीं, कान का तो इस्तेमाल बताइए ना, जवाब सही दे कोई एम्बुलेंस नहीं दिए हो तो बताइए ना, वो तरीका ठीक नहीं होता। एक शब्द आपके बीच में नहीं, इतना विचलित मत होइए, ये पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं और मनोज जी सुन ले, ठीक है सर, उदंडता भी देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं और मादी और उदंड व्यवहार कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। आपकी उम्र और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तरीका होना चाहिए। मैं आपको सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ। अब आप कह रहे थे 108 एम्बुलेंस ही नहीं चली, बिल्कुल आज भी चल रही है, लेकिन क्या होता था, समाजवादी पार्टी के नेता उस पर आलू और प्याज धोते थे, भूल गए? आज किसी एम्बुलेंस की बात बता दीजिए, उस समय कैसे एम्बुलेंस को, जो एम्बुलेंस नेहा जी याद होगा, आपके चैनल पर मैंने डिबेट किया था, एपीएन चैनल पर मुझे याद किया, उस समय जो गाड़ियां, जो एम्बुलेंस खराब थी, गैरेज में खड़ी हुई थी, उनके चलते हुए दिखाया गया, आपका पेमेंट हो रहा था, ये हाल थी। और आपको जानकारी ना हो तो मनोज जी जब आया करिए ना, तो जानकारी। मैं गांव में रहता हूँ, मैं लोगों के बीच रहता हूँ, आप हमसे कम चल पाते हो, जानकारी। इसमें राजनीति नहीं करी, आप दोनों से अनुरोध है। नहीं ऐसे नहीं, डेटा की बात न करें दिनेश जी, आप कोई चीज पूछे और मैंने जो हॉस्पिटलों का नाम लिया, क्या नेहा आप बताइए ईमानदारी से, लखनऊ में मेदांता नहीं है, लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल नहीं है। देखिए ऐसे अगर आप इसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग देंगे तो सर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये गलत बात है कि जनता में भी गलत संदेश जाता है। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, दोनों इकट्ठे बोलते हो आप लोग और दोनों ही एक दूसरे की बातों को काटते हो। सर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मैंने आपसे पहले ही अनुरोध किया है आप दोनों से। नहीं सर सुन लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा सर, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने आप दोनों से पहले ही अनुरोध किया था कि मैं इस डिबेट को एक निष्कर्ष तक लेके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उससे कुछ निकले आउटपुट, जिससे कि जनता का भला हो सके, जिससे ये लग सके कि हाँ इस डिबेट का कुछ फायदा हुआ।
तभी यही वजह है सर कि मैंने सबको राजनीतिक पार्टियों से नहीं बुलाया, सिर्फ 2 लोगों को बुलाया और 2 डॉक्टर्स बुलाए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो डिबेट है उसका निष्कर्ष निकले, कुछ आउटपुट निकल के सामने आए और पता चले कहाँ कमी है, उन कमियों को दूर कैसे किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल आज लोकतंत्र में बात हो रही है गांव के हालात की, गांव में किस तरह के हालात बने हुए हैं, कोरोना के मद्देनजर कहां पर सुधार की जरूरत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बात उन सुझावों की भी कर रहे हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं सरकार को कि कहां पर आपको काम करने की जरूरत है। एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से एम्बुलेंस हो, लेकिन एक बहुत अहम बोला है, बहुत अहम सुझाव दिया है दिनेश जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, वो कहा है कि हर जिले में 20 एम्बुलेंस हो और हर गांव में आईसीयू वाली 2 एम्बुलेंस हो। सर क्या ये संभव है? ये चीजें हैं, जब देखिए इच्छा शक्ति होती है सब कुछ संभव है। नेहा जी कई चीज हाईकोर्ट ने जैसे कहा है कि 20 बेड से ज्यादा अगर कहीं हॉस्पिटल है तो उसमें आप आईसीयू बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सर ये संभव है तो क्यों नहीं वो इंतजाम हुआ ना अभी तक? नहीं यहाँ जी मैं कहता हूँ कि भाई सरकार भी है, कहते हैं तो जो भी नर्सिंग होम के संचालक है, इसमें डॉक्टर अनीता हैं, डॉक्टर आशीष जी भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो व्यवस्था होती है, लेकिन छोटे छोटे जिलों में जो नर्सिंग होम बनते हैं उनमें व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर सरकार ये चाहे, अगर नर्सिंग होम के डॉक्टर से चाहे, संचालय के चाहे तो व्यवस्था हो सकती है। और उस दिशा में अभी जो हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि गांव के लिए एम्बुलेंस रिजर्व होनी चाहिए, हमारी सरकार ने पहले से कर रखा है कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इन एम्बुलेंसों को 200 में एम्बुलेंस को सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए रिजर्व रखा जाए, तो जरूरत हो तो सिर्फ पर महिलाओं के काम में आए। तो इसी तरह से हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश आया है, जो टिप्पणी आई है, स्वागत योग्य है। ठीक है डॉक्टर आशीष, क्या अभी जो हालात है, ठीक है सर, ठीक है सर, एक चीज और कहनी जी जी जी, जल्दी से कहा कि 2 तरह के प्लान होते हैं। हमने कहा एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। देखिए इस देश में लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, डॉक्टर साहब से पूछिए, लोगों ने कितना ध्यान दिया था, कितना ध्यान बताया। तो एक एम्स बनाने की जरूरत अगर महसूस हुई समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह को सिर्फ अपने गांव में बनवाया, पूरा उत्तर प्रदेश उनको दिखा नहीं। इसलिए आज हमारी सरकार क्या ये कह रही है, अगर बिजली नोएडा में आपकी जानकारी है तो बता दें कि उससे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, आगरा, मथुरा, दिल्ली से सटे हुए से लेकर के और यहाँ कन्नौज तक के लोग जाते हैं उस मेडिकल कॉलेज। अभी इतनी देर, लेकिन समझ में नहीं आया। मनोज जी आपको बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। ठीक है डॉक्टर आशीष, मेरा आपसे सवाल है सर, ये जो हर जिले में अगर 20 एम्बुलेंस होगी और 2 आईसीयू एम्बुलेंस अगर होगी तो सर क्या लगता है कि मरीजों को जल्द इलाज मिल पाएगा? आज जो ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा है, अगर एम्बुलेंस होगी तो जल्द ही वो अस्पताल तक पहुंच पाएंगे मरीज। आपको लगता है कि अभी जो हालात है उसके अंदर ये काम होना बहुत जरूरी है? चाहिए था, पर ये काम होना बहुत जरूरी है, जिससे जो इलाज के लिए लेट होते हैं, जो डिस्टेंस है वो जल्दी खत्म हो सकता है, जो टाइम वेस्ट होता है, जो उस आदमी को परेशान होती है, जो पेशेंट परेशान होकर शहरों की तरफ भागते हैं, वो एटलीस्ट इस बार कोई उनको टाइमिंग मैनेजमेंट के उनको मिलकर वो अपने हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है और ये होना बहुत जरूरी है और इससे बहुत मदद मिलेगी हम लोगों को, हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है, हम एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं। ठीक है मनोज जी, लगता नहीं है कि हमें हर साल जैसे सरकारें अपना बजट पेश करती हैं, हमने कभी स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, तमाम सरकारों की मैं बात करूं, सर आपकी भी सरकार रही, केंद्र में आप साथ में सरकार भी बना चुके हो, मंत्री भी रह चुके हैं आपकी पार्टी से। सवाल इस बात को लेकर है, क्या नहीं लगता है कि इस ओर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए था और इस महामारी ने बहुत कुछ सिखा दिया है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है नेहा, और ये जब महामारी आई, इसको आए हुए 2 साल हो गया और संयोग बस इस महामारी ने भारत को थोड़ा सा बख्शा था। उससे पहले जो नीति आयोग के भी जो मेंबर थे और जो WHO और जो दुनिया भर के हेल्थ जर्नल्स के लोग, वो भारत के लोगों को, भारत को, और जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उन्होंने चेताया कि भारत में दूसरी लहर आ सकती है। लेकिन जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी थी, मोदी जी जैसे लोग, वो बंगाल में जाके कह रहे थे कि मैं तो पूरी तरफ लोग ही लोग देख रहा हूँ। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हो, जो व्यक्ति देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेकर जनतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख हो, वही व्यक्ति अगर महामारी बढ़ाने में
और महामारी को और तेजी से बढ़े, संक्रमण तेजी से बढ़े, उसमें अपनी भूमिका निभाई हो, तो आम जन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं जो आपने सवाल किया, मैं बस दिनेश भाई से यही जानना चाहूंगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसको योगी जी की सरकार, अजय सिंह बिष्ट जी की सरकार कितने दिनों में हर गांव में 2 ICU वाली एम्बुलेंस, हर शहरों में 20 एम्बुलेंस, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लैब, और मैं तो आज खुद कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने जनपद का दानापुर घूम के आया हूँ। वहाँ एक्सरे मशीन से लेकर सारी चीजें निष्क्रिय पड़ी हुई है। तो जब सिर्फ आप आंकड़े मैनेजमेंट करने में आपके चैनल ने, दैनिक भास्कर ने, NDTV ने, बहुत सारे चैनलों ने, भारत समाचार ने, बहुत सारे जो जनामुखी चैनल और पत्रकार हैं, वो तो गांव-गांव जा करके और ये दिखा रहे हैं कि हकीकत कितनी भयावह है। लेकिन दिनेश जी जैसे लोग जो बेचारे कम से कम अपनी नौकरी कर रहे हैं बीजेपी में, तो ये राग दरबारीपन तो वो गाएंगे ही। इनको मैं कहूंगा कि आइए ना, गाजीपुर का चोचकपुर घाट घूमिए, आइए ना बक्सर का घाट घूमिए, आइए डॉक्टर अनीता, ठीक है मनोज जी का घाट घूमिए। आप अगर जरा सा भी मानव होंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा मरते हुए और जलती हुई लाशों को। ठीक है, जल्दी से रखिए अपनी बात दिनेश जी। ठीक है मनोज जी, बस ठीक है, हो गया। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के स्तर पर तो नहीं आ सकता है, जिसको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेने का तमीज न हो, मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देना समझता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें कि देखिए, जिस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में हो महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता रहा 6-10 तक, जिस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इतना तक नहीं दिखा। अब स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, शौचालय पे करेंगे, शौचालय पे करेंगे। मैं आपकी सुन लेते हैं मनोज जी नहीं, देखिए अगर बीच में बोलना हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। आप हैंड रेज करिए, मैं मौका दूंगी बोलने का। आप बताइए, बात हो रही स्वास्थ्य क्या है, बताइए ये क्या तरीका है, बताइए। जिसमें लोगों के भूसे रखे हुए हैं, जिसमें लोगों के पहली बार आए हैं चर्चा में, आप मेरे पास पहली बार आए, हमको लगता है पहली बार आए हैं किसी टीवी चर्चा में। क्या जब सुन लीजिए ना, फिर बोलिएगा। इन सब विषयों पे न जाइए, आपसे ज्यादा मैंने डिबेट करी है। माताओं और बहनों को खुले में शौच के लिए जाना मैं बैठ चुका हूँ। ठीक बात है, आपकी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तो बेचैन हो रहे हो, ये ठीक है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिन गाँव में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध न हो पा रहा हो, वहाँ पर आप इस तरह की चर्चा की बात करते हैं। जिस तरह की बातें डॉक्टर साहब हम आप बैठकर जिस भारत की कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना या वह स्वप्न आज हम देख रहे हैं, तो किसके नेतृत्व में देख रहे हैं? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देख पा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपके शब्दों में मनोज की बात करूँ ना, आप चले जाएंगे। आप लोगों को तो सिर्फ प्रदेश को और देश को लूटने से फुर्सत। ठीक है, आप लोग ठीक है डॉक्टर अनीता, ठीक है सर। अपनी सेहत का ख्याल रखें, दिनेश जी, कौन लूट रहा है देश को, मनोज जी, कौन बना दिया? ठीक है, तो पूरी दुनिया देख रही है दिनेश भाई। भगवान न करे कोई आपके घर का मनोज जी, नहीं ऐसे नहीं, फिर आप लोग वही करने लगे, ऐसे नहीं, एक इनके बीजेपी के 6 विधायक दिवंगत हो गए। आज एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर का एक भाई दिवंगत हो गया। और उनकी बेशर्मी से देखिए, बीजेपी के कई साथी जिनसे हमारी बहुत आत्मीय गहरी संवेदना है उनके परिवारों के प्रति, वो दिवंगत हो गए। विधायक बेचारे स्वयं कह रहे हैं कि ठीक है दिनेश जी, ठीक है मनोज जी, के विधायक ने कहा कि सब बोल देंगे तो हमारे पर नहीं वैसे नहीं, ठीक है, स्वीकार कर पा रहे, ठीक है। इनको गुस्सा बहुत। डॉक्टर अनीता देखिए सर, इस तरह से आप लोग करेंगे, नहीं, अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा कि आप दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, ठीक है, एक करके। मैंने बोला किसी के बीच में सब नहीं, ठीक है, अपने हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, जिसको भी बोलना हो हैंड रेस करिए। मैं सर पूरा मौका दूंगी कि आप अपनी बात रखें, ऐसे नहीं, ठीक है। डॉक्टर अनीता, सवाल इस बात को लेकर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन सुविधा और वेंटिलेटर की व्यवस्था भी हो, लेकिन 30 बेड से ज्यादा क्षमता के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाए। ये जाहिर तौर पर अगर ये कदम उठाया जाता है तो क्या एक सकारात्मक रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर यूं कहें कि सकारात्मक रास्ता आगे मिल सकता है? और जो छोटे छोटे नर्सिंग होम होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सुविधा या फिर वेंटिलेटर की सुविधा, ये जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती होती है नर्सिंग होम संचालक के लिए। और क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार से भी किसी तरह की मदद मिलनी चाहिए इन छोटे नर्सिंग होम संचालकों को? यस, आपने जो बताया ठीक है।
ये छोटे नर्सिंग होम में एवरी स्मॉल नर्सिंग होम के पास एक वेंटिलेटर होते ही है, एक के दो, थोड़ा सा आईसीयू भी होते हैं, एक दो बेड के लिए, वो बराबर हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो लोग सर्जरी करते हैं, कभी पेशेंट खराब क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, सब जरूरत है। तो हमारा एक बिल की कैपेसिटी इससे भी ज्यादा बढ़ाना है। अभी इसी समय गवर्नमेंट का मदद हमसे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जल्दी करना है, वेंटिलेटर का मशीन मंगवाना है, बेड मंगवाना है, हेल्थ केयर स्टाफ बढ़ना है। तो हॉस्पिटल स्टाफ भी कर सकते हैं, बट हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी चाहिए, ओके, इनके लिए मदद करने के लिए तभी हो सकता है, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। ओके, अभी कोरोना केसेस राइज कर रहे हैं, तो तुरंत चाहिए। वी नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल प्लेसेस। ऑक्सीजन प्लांट हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का जरूरी इस दोबारा जो सेकेंड वेव आया है इससे काफी लगता है, बिकॉज पेशेंट 3 से 5 दिन के अंदर एकदम क्रिटिकल हो जाते हैं। अब अगर उनका चेस्ट का सीटी स्कैन देखिए बहुत खराब है, दोनों बायलैटरल निमोनिया, उनको बचाने के लिए हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ता है और कभी कभी आईसीयू भी देना पड़ता है। तो इसके लिए हाई एंड मशीन थोड़ा चाहिए, बिकॉज इस कोरोना, दूसरा कोरोना, लास्ट ईयर का कोरोना जैसा नहीं है। लास्ट ईयर थोड़ा माइल्ड मॉडरेट था, बिल्कुल। इस साल हमारे पास छोटे बच्चे, यंग एडल्ट, नॉन कॉम्प्लिकेटेड पीपल को ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, इस बार चुनौतियां भी ज्यादा है, सारी तौर पे उससे निपटने की भी जरूरत है। डॉक्टर आशीष, सवाल इस बात को लेकर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार खुद भी वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनियों को भी वो फॉर्मूला दे, जिससे कि वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, ज्यादा बन सके वैक्सीन। ऐसे में जिस तरह से हालात और स्थितियां हैं इस देश में, वैक्सीन की शॉर्टेज दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार बाकी कंपनियों से भी वैक्सीन लेने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा किया जा सके, मांग के अकॉर्डिंग जो पूर्ति है वो भी की जा सके। ऐसे में इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि अगर सरकार वैक्सीन बनाती है, बाकी कंपनियों को भी फॉर्मूला देती है, तो इस कमी को हम पाट सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और ये कितना जरूरी है देश के लिए? देखिए, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोर्ट का जो नोटिस है मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि जो फॉर्मूला है, वैक्सीन फॉर्मूला है, वो आपस में जो कंपनीज है वो इंटरचेंज करें और वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन हमको एक चीज और भी समझनी होगी यहाँ पे कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, हम लोग कितनी पॉपुलेशन कंट्रीज हैं। वैक्सीनेशन अपने टाइम से होते ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर सिर्फ यूपी की ही मैं बात करूँ जिसमें करोड़ों में पॉपुलेशन, अराउंड 20+ करोड़ में पॉपुलेशन है, तो वैक्सीनेशन अपना टाइम लेगा। एक चीज जो मैं आमतौर पे सुनता हूँ कि हमारी कंट्री वैक्सीनेशन में स्लो है, मुझे माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी देखेंगे, उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव है, वहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो वैक्सीनेशन अपना टाइम लेगा, वैक्सीन कंपनीज अपने आपस में वो करेंगे, तो ऑफकोर्स वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वैक्सीनेशन होते ही होगा। जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो जाता, डोजेस पूरी नहीं मिल जाती, जरूरत ये है समझाने की लोगों को कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो लोग फॉलो करें। जो आपका स्टैंडर्ड है, जिसको हम SMS बोलते हैं, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, एंड आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, इन 3 फॉर्मूलों को तो हम लोग फॉलो करें, क्योंकि आप बहुत टाइम तक लॉकडाउन को नहीं लगा सकते, इकोनॉमिकल रीजन की वजह से, लोगों की मजबूरियां हैं उसकी वजह से। उसके बाद भी वैक्सीन अपना टाइम लेगा। जरूरत ये है कि हम जब तक वैक्सीन लग भी जाए और वैक्सीन लगने से पहले भी हम लोग बेसिक कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। ठीक है। सर दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से वैक्सीन की किल्लत है, हालांकि ग्लोबल टेंडरिंग की भी बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है कि इस वैक्सीन की किल्लत को दूर किया जाएगा। कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन सर वो कोशिशें कब तक रंग लेके आएगी, क्योंकि फिलहाल जो हालात और जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए पहले से ही कहीं ना कहीं ये तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जब तैयारी की जा रही है तो कब तक ये धरातल पर दिखाई देगी कोशिशें? देखिए, धरातल पर दिखाई देनी शुरू हो गई। नहीं, ये बीमारी नहीं है, इसको सब जान रहे हैं, बीमारी नहीं है, महामारी है। और ऐसे देश में डॉक्टर साहब जिनकी चर्चा कर रहे थे, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, हमारे यहाँ तो हमने कहा कि 6 दशकों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल था। इसमें तो घुटने टेक दिए वो देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाओं को हम 1-2 नंबर पर करते थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, वो घुटने टेक दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने कितनी मुस्तैदी के साथ इस चुनौती को लड़ा था। पहले फेज को बार को कैसे उन्होंने झेला था और कैसे संभाला था। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है नेहा जी, मैं कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, इस सरकार की भी जिम्मेदारी है, इस समाज की भी जिम्मेदारी है
ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, पक्ष की भी जिम्मेदारी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी ठीक है। ये सबको साथ आकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन एक जिम्मेदार दल होने के नाते, विपक्ष होने के नाते सिर्फ विरोध करना कि वैक्सीन आ जाए तो आप कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन है, अरे हम नहीं लगवाएंगे। एक पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री रहे उनको इस तरह की बात, एक पार्टी के दूसरे पार्टी का नाम मैं लूं, उनके नेता हैं जो 45 साल उम्र को क्रॉस कर गए हैं, उन्होंने वैक्सीन कब ली कि नहीं ली पता ही नहीं चला। एक 60 साल की पहुंची है, उन्होंने कब वैक्सीन लिया, कब लोगों से अपील किया, आज तक नहीं अपील किया। ठीक है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत को यहाँ दूर करने की सर जरूरत है। ऑक्सीजन की भी कमी जिस तरह से देखने के लिए मिल रही है, जिस तरह से एम्बुलेंस की कमी देखने के लिए मिल रही है, एम्बुलेंस की कमी से मुझे याद आया मनोज जी, सपा कार्यकाल में ही 108 सेवा की शुरुआत की गई थी, एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी, बेहतर तरीके से चल रही है, लेकिन और ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए या फिर इसे और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए कहां पर गति देने की जरूरत आप समझते हैं? यहाँ बहुत आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि कम से कम आपने जो सच जो हुआ उसको अप्रिशिएट करा। यही जनोन्मुखी पत्रकारिता होती है। और जो सही बात है कि हमारी सरकार ने जितने सारे एम्बुलेंस दिए, आपके अगर कोई आपके तो चूंकि जो पत्रकार हैं वो गांव-गांव और कस्बों हैं, उन जो भी साथी चंदौली में एपीएन न्यूज के हों, आप आइए बनारस, चंदौली और इधर जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर के मैं कई ऐसी जगहों पे दिखा दूंगा कि सरकार ने राजनीतिक विद्वेषपूर्ण और कपटपूर्ण कार्य के तहत उन सारे एम्बुलेंस को रोक दिया। जो एम्बुलेंस 15 मिनट में पहुंचती थी, आज कोई घटना हो जाए तो आप एम्बुलेंस को 108 नंबर को कॉल करिए तो कई घंटों लग जाएंगे। दिनेश भाई को बस यही कहना चाहेंगे कि मखमल के पर्दों के बाहर और फूलों के उस पार आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है मरघट सा संसार। तो सिर्फ अपने बातों में और सिर्फ अपने लच्छेदार भाषणों में आप ये ना करिए। लोग आज बहुत पीड़ा में हैं और गांव देहातों में आपसे अब पुनः कहूंगा कि मैं चाहूंगा कि कल से आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनारस, चंदौली और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपद में और पूरे देश के जनपद में जाएं और गांव देहातों का देखें कितना हाल बुरा है। वहां आपको बता दें नेहा कि बहुत सारी मौत हो जा रही है जो रिकॉर्ड में ही नहीं। सरकारी मुलाजिमों को ये दबाव है कि कम से कम फैटिलिटी रेट, कम से कम मोर्टेलिटी रेट दिखाइए। तो मैं आपसे और आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी विनय पूर्वक समाजवादी पार्टी आग्रह करती है कि इतना जो देश का जो मानव संसाधन का जो नुकसान हुआ, किसी काल में न इतना मानव महाभारत में मारे गए, न त्रेता में मारे गए, न द्वापर में मारे गए, जितने सारे आक्रमण हुए होंगे नेहा जी, इतना हमारे देश, हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ होगा जितना कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में नुकसान हुआ है। और हमारे अपने लोगों को साथ छोड़ना। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से बात। मैं प्रतापगढ़ में बैठा हूँ, मनोज जी को चुनौती दे रहा हूँ। और 108 की जो सेवा है ना, वो जिले वो तो सेंट्रल कमांड है, लखनऊ में है। आप भी जानते हैं मनोज जी, जब आपने शुरू किया था, जरा करके अभी एम्बुलेंस की आप जहाँ बैठे स्टूडियो में करके देख लीजिए। इस तरह से आज भी ये जो भ्रम और अफवाह है, इसी से देश को बचाना और प्रदेश को बचाना है। समाजवादी पार्टियों जो विपक्षी दल हैं, हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आज भी आप बैठ के सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप साथ आइए, लेकिन सच का साथ दे रहे हैं, हम सच के साथ खड़े हैं। नहीं मनोज जी, एक शब्द आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन पता नहीं आपको क्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर किया जाएगा दिनेश जी? गांव में ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पा रही है और शहरों तक अगर जाना पड़ता है तो जाहिर तौर पे एक लंबा वक्त लग जाता है। अभी गोवा में 85 लोगों की लाइफ ऑफ ऑक्सीजन जान चली गई। गोवा में किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि समाजवादी पार्टी की सरकार? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह, नोएडा में लैक ऑफ ऑक्सीजन लोगों की जान चली गई। लखनऊ में एक बेटी ने एक हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर के लैक ऑफ ऑक्सीजन के तहत उसके पिता की जान चली गई। हजारों लाखों लोग एक उसको अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी मानवता नहीं बची। प्रत्येक जिले के मुख्यालय में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो। जब जिलों में ऑक्सीजन प्लांट हो जाएगा तो फिर हम उसको गाँव में पहुंचा लेंगे, हम सिलेंडर आसानी से पहुंचा लेंगे। जब जिले में ही ऑक्सीजन नहीं उत्पादित होगा तो कैसे हम पहुंचा पाएंगे? इसलिए हमने कहा कि दो तरह की सेवाओं पर हमारी सरकार काम करे, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, कि पहले जिला मुख्यालयों पर ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा, ठीक है, एक छोटा सा सवाल आशीष जी आपसे है। डॉक्टर आशीष, मुझे ये बताने की कोशिश करें कि नीम हकीमों के चक्कर में जो ग्रामीण हैं वो फंस जाते हैं और ऐसे में उन्हें गलत इलाज का सामना करना पड़ता है। गलत इलाज जाहिर तौर पे उनकी जान पर हावी हो जाता है, उनकी जान चली जाती है। उनसे बचने के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे ग्रामीण जो कि
इलाज के संकट में या फिर यूं कहे कि इलाज के अभाव में नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उन्हें किस तरह से बचना चाहिए और अगर उन्हें कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो वो क्या कुछ करें? देखिए, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं आपके चैनल के थ्रू सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप फेक डॉक्टर के पास या झोलाछाप जो डॉक्टर्स हैं, और स्थिति ये है कि गांव के अंदर एटलीस्ट 57% जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो झोलाछाप के हाथों में ही है। एक थोड़ा सा मैं इसमें और भी ऐड करूंगा कि ये स्थिति शहरों में भी है, और शहरों में है ये सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे फेक मेडिसिन, फेक मैसेजेस, गलत मैसेजेस जाते हैं। तो स्थिति लगभग दोनों की एक ही जैसी मैं मानता हूँ। जरूरत ये है, लोगों से अपील मेरी ये है कि अगर कोई भी सिम्टम आपको महसूस होता है, समय बर्बाद ना करें, गलत ट्रीटमेंट ना फॉलो करें, अपने आप दवाइयां ना लें, फेसबुक पे ना करें। आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज हर डॉक्टर के पास अवेलेबल होती है। आप किसी भी डॉक्टर को, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके आसपास के क्षेत्र में कोई डॉक्टर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। सब हाथों, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप डॉक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस दिन भी आपको सिम्टम हो, आपको चाहे हल्का बुखार हो, पेट में खराबी हो, आंखों से पानी आए, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, कोई भी सिम्टम आपको होता है, आप उसको ये मानकर चलिए कि आप अपने आप को कोविड मान के चलिए, क्योंकि इसका स्प्रेड रेट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, और अपने आप को पहली चीज का आइसोलेट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि आपके पास जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, आप उनको कॉल करिए और अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। समझदारी की बात यही है कि अगर आप पहले दिन से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप समय से ठीक हो। और फेक मैसेजेस पे, सोशल मीडिया पे, झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर में मत आइए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल बात आज हमने इसी मसले पर की कि आखिर कैसे गांव को बचाया जाए, कैसे आगे ठोस योजना के तहत काम किया जाए, कहां पे खामी, कहां पे कमी है, और ग्रामीण कैसे नीम हकीमों के चक्कर से खुद को बचाए। जाहिर तौर पर यहां पर ये सोचने और विचार करने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है, और टेस्टिंग ट्रैकिंग को भी आगे तेजी देने की जरूरत है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके, गांव-गांव तक टेस्टिंग हो सके, लैब बन सके, जिससे कि कम से कम ये क्लियर हो सके कि कोरोना के कितने पेशेंट गांव में भी सामने आ रहे हैं, कैसे उनको इलाज दिया जाए, कहां पर अभी इलाज की जरूरत है, कहां पर दवाइयां पहुंचाने की जरूरत है, कहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है और कहां पर एम्बुलेंस की जरूरत है। ये यहाँ पर समझने की जरूरत है, कदम उठाने की जरूरत है। और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए जाहिर तौर पर कुछ सुझाव दिए हैं, उस पर भी सरकार को अमल करने की जरूरत है। वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर इन सुझावों पर कितना ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ लोकतंत्र